नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। हेल्थ स्पेशल में आज हम बात करने वाले हैं सोराइसिस की। चिकित्सा विज्ञान में तमाम तरक्कियों के बाद भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं। त्वचा से जुड़ी सोराइसिस ऐसी ही एक बीमारी है। सोराइसिस या छाल रोग इसे कह सकते हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाला त्वचा का यह विकार होता है। सोराइसिस एक नॉन कॉन्टेजियस पुराना त्वचा रोग है जो रोगी के शरीर पर मोटी और स्केली स्किन के प्लेक्स बनाता है। यह पुरानी बीमारी है जो अक्सर आती है और जाती है। यह मुख्यतः आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक बीमारी होती है। सोराइसिस आमतौर पर कोहनी, घुटनों और खोपड़ी की त्वचा को प्रभावित करता है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप इसके लक्षणों का पता करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हैं वो उपाय जिनसे सोराइसिस को रोका जा सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर नरेंद्र भार्गव, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर प्रेरणा, आपसे जानना चाहेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे आखिर क्या है ये सोराइसिस। जी। हेलो। जी। जी। जी, सोरियासिस अगर हम बताएं तो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसा आपने ही बोला, इसमें इम्यून सिस्टम इफेक्टेड होता है। कायदे से इसमें होता क्या है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, जो बाहर के कीटाणु या किसी के लिए अगेंस्ट हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता बनाते हैं, उनसे लड़ते हैं, वो कायदे से हमारे स्किन सेल्स जो नॉर्मल रहते हैं उनके अगेंस्ट ही फाइट करने लगते हैं, उनको डेड करने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है, स्किन सेल्स जो होते हैं वो बहुत उनकी गति बढ़ जाती है बनने की। अब जब उनका गति बढ़ जाती है बढ़ने की, तो वो ऊपर की त्वचा पे आते हैं और डेड स्केल्स बन के गिरने की कायदे से उनको होना चाहिए, पर वो गिरते नहीं, वो वहीं जाकर के इकट्ठा होते रहते हैं। अब वो इकट्ठा होते हैं तो वही ये सोरियासिस के फॉर्म में हमें दिखता है, जो ऊपरी त्वचा पे रेडनेस या जो स्केल्स आते हैं, जो पपड़ी आती है सफेद रंग की, वही हमको ऊपरी त्वचा पे डेड सेल्स दिखती है। अब कायदे से अगर बोला जाए तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि पारिवारिक रहता है, फेमिलियल आता है। इसलिए इसको हम अगर हम बोला जाए कि इसका लाइलाज तो नहीं बोलूंगी, पर इस बीमारी को हम जड़ से नहीं खत्म कर सकते, लेकिन इसको हम एक रोक करके रख सकते हैं, ताकि जिन मरीजों में जेनेटिक या फेमिलियल होने की संभावना है, जिनकी फैमिलीज में ये सब चल रहा है, उनको ये बढ़े ना। तो मैम, क्या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ जेनेटिक एक बीमारी या रोग इसे कह सकते हैं, इसके अलावा क्या सामान्य व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता है? देखिए, जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब जिनमें फैमिलियल रहता है, जो जेनेटिक जिनमें प्रीडिस्पोजिशन रहता है, उनमें अगर कोई चीज ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, जरूरी नहीं है उनमें एकदम ही आ जाए। ट्रिगरिंग फैक्टर्स जैसे कि हो सकते हैं, जो लोग जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर वो स्मोक करते हैं, या अगर वो अल्कोहल लेते हैं, या अगर वो कुछ खाने की ऐसी तत्व लेते हैं जैसे कि जो एनिमल प्रोडक्ट, मीट और ये सब होते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयां लेते हैं जिसके कारण सोरियासिस एग्रेवेट होता है, ट्रिगर होता है, या कुछ लोगों में जिनमें डायबिटीज या हाइपरटेंशन या हार्ट की समस्या रहती है और उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है, तो उन लोगों में ये जल्दी आ जाता है। यानी कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो बीमारी है, अगर उसके बाद अगर जो तमाम चीज़ें जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया, अगर उनका सेवन हम करते हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि इससे बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको लेकर आपने भी ये कहा कि इसे वाकई पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, शुरुआती इसके बिल्कुल। जो लक्षण हैं उनका किस तरह से पता चलेगा? देखिए, शुरुआती लक्षण में सबसे पहले इसमें आते हैं स्केल्स, जो सफेद रंग के दिखते हैं। जो शुरुआत लोगों में जो स्कैल्प होता है सर में से दिखते हैं, तो शुरुआती लोगों को ऐसा लगता है कि ये डैंड्रफ है, तो उसको ध्यान नहीं देते हैं वो। ठीक है, पर धीरे धीरे जब ये स्केल्स और ऐसे रेड निशान आपकी कंधे पर, कोहनी पर, घुटनों पे, आपके हिप्स के एरिया पे, नाखूनों में और घुटने के नीचे वाले हिस्सों पे, इन सब जगहों पे आने लगते हैं, तो मरीज को लगता है कि ये कुछ और है, ये सिर्फ नॉर्मल डैंड्रफ नहीं है। तो इसको इन्हीं हिस्सों पे आते हैं, और इसको, यही सोरियासिस को हम क्लिनिकली भी देखते हैं इसको ऐसे। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। डॉक्टर नरेंद्र भार्गव भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र, अगर ये सोराइसिस को लेकर जिस तरह से मैडम ने तमाम चीज़ें बताई, जी, जी। खास करके इन दागों को लेकर बताया, जिस तरह की स्किन की स्थिति ऐसी हो जाती है, लेकिन अगर आमतौर पर देखें किसी को खाज या खुजली हो, तब भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि उसके लाल निशान बन जाते हैं
और बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुजली होती है और वो उसको रब कर करके लाल स्किन कर लेते हैं। तो देखिए अन्य अन्य तरह की जो स्किन प्रॉब्लम होती है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, उसमें जी और सोरायसिस में पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये वाकई सोरायसिस है या फिर ये कोई अन्य त्वचीय बीमारी है? देखिए, जैसे कि मैडम ने अभी बताया था, डॉक्टर साइमन ने बताया था कि ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसको हम क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज भी कह सकते हैं। तो इसमें ये सिम्टम्स रहते हैं जिसमें त्वचा पर लाल रंग के मोटे मोटे चकत्ते पड़ जाते हैं। इनमें खुजली, जलन, दर्द और सूजन भी पेशेंट को महसूस होती है। अब यदि हम सोरियासिस की बात करें तो सोरियासिस बहुत तरह का होता है, जैसे कि प्लेक सोरियासिस बोल सकते हैं, यूटेट सोरियासिस बोल सकते हैं, स्केल सोरियासिस है, इनवर्स सोरियासिस है, नेल सोरियासिस है जो नाखूनों में हो जाता है, पॉस्ट्यूलर सोरियासिस भी हो जाता है। तो इस तरह के यदि कॉमन सोरियासिस हम देखते हैं तो प्लेक सोरियासिस है। प्लेक सोरियासिस में लाल कलर के मोटे चकत्ते दिखाई देते हैं जिसमें सेल डिवीजन ज्यादा होने लगता है और ड्राइनेस ज्यादा आती है और पेशेंट को जलन और खुजली होती है। और अभी आपने जो 2-3 और प्रकार बताए, उसमें किस तरह से कुछ आप नाखूनों का भी ज़िक्र कर रहे थे, वो किस तरह की? जी, जैसे कि मैंने बताया अभी क्यूटेड सोरियासिस, जैसे स्मॉल स्केलिंग स्पॉट बन जाते हैं। ये स्पेशली यहाँ कॉमनली देखा जाता है, ये बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है ना। और इसके बाद में स्कैल्प सोरियासिस में हम नाम से पता चल रहा है कि मोटी और पिट रिज्ड नेल्स हो जाते हैं स्कैल्प पे। इसके सेल डिवीजन बढ़ जाता है, ग्रोथ सेल्स की ज्यादा हो जाती है, एक मोटी लेयर बन जाती है जिसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है और वो पपड़ी बन के झड़ जाता है, फिर दोबारा रीग्रोथ करने लगता है। यानी कि इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। जी नहीं, बिल्कुल इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इसको हम रोक सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देके, और सबसे ज्यादा यदि इसको हम इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं तो जैसे मॉइस्चराइजर, स्किन को मॉइस्चराइज रखें, उसको ड्राई ना रखें, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह यूज करें। चलिए, डॉक्टर प्रेरणा, अगर हम स्किन को लेकर बात करें, सभी व्यक्ति की त्वचा अलग अलग तरीके की होती है, सभी की प्रकृति अलग होती है। किसी की रूखी त्वचा होती है, किसी की तेलीय त्वचा होती है। तो क्या स्किन्स का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, या जिस तरह से अगर बॉडी को लेकर बात करें तो क्या ज़्यादा फैटी जो लोग होते हैं उनको इस तरह की समस्या होती है? स्किन टाइप से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। जिनकी स्किन ड्राई होती है उन्हीं लोगों को मैक्सिमम सोरियासिस होता है, क्योंकि ड्राइनेस वैसे भी स्किन को डेड करेगी, जो स्किन सेल्स है उनको डेड करेगी, और इसमें भी स्किन सेल्स जल्दी डेड होते हैं। ठीक है, तो जिनमें ड्राइनेस ज्यादा होती है उनमें सोरियासिस ज्यादा होता है। दूसरी चीज, जो सर्दियों का मौसम होता है जहाँ नॉर्मली भी लोगों को ड्राइनेस होती है, उस मौसम में सोरियासिस का प्रभाव ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा आता है लोगों में। ठीक है, तो जिन लोगों की ऑलरेडी ड्राई स्किन है, सर्दियां भी हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा सोरियासिस एकदम से आता है। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं फैटी लोग, अगर मैं बोले, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोरियासिस का एसोसिएशन बहुत सारी चीजों से होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई और डायबिटीज हो गई, और ये सब बीमारियां भी ओबेसिटी या फैटी या मोटापे से बहुत ज्यादा रिलेटेड रहती हैं, सब आसपास से रिलेटेड रहती हैं। तो इन लोगों में अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है सोरियासिस होने का, तो इन लोगों में जल्दी आता है। यानी ये लोग ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो सकते हैं अगर जेनेटिकल इनके अगर समस्या है, तो जी ऐसे लोग ज़्यादा सुरक्षित रहें। खास करके इनके परिवार में पहले से किसी को रहा हो, माँ बाप को रहा हो, तो ये उनसे आनुवंशिक गुण के तौर पर ये आपके पास ये बीमारी आ सकती है। मैम, दूसरी बात, आपने कहा सूखी त्वचा है, तो क्या सर्दियों के समय में जिस तरह से और ज़्यादा स्किन सूखी हो जाती है, क्या कुछ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि त्वचा को जो मॉइस्चराइज है वो पर्याप्त मिलता रहे? किस तरह की, क्या जो बाज़ारों में जो विज्ञापन हम देखते हैं टीवी पर, जो तमाम तरह की क्रीम बताई जाती हैं, क्या उनका इस्तेमाल करना सही है, या फिर कुछ और घरेलू इलाज है, या फिर डॉक्टर के पास जाएँ तो उनसे किसी तरह की कोई दवाई मिल पाए? देखिए, अगर किसी को सोरियासिस है तो मेरे हिसाब से उनको सबसे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है, ड्राई स्किन होगी, सर्दियां होंगी, आपने अपने स्किन को आपको मॉइस्चराइज करके रखना है। तीसरी चीज, 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो बहुत ही गर्म, एकदम उबलते पानी से नहीं नहाना, वो आपकी स्किन को और ड्राई करेगा। हमेशा गुनगुने पानी से ही नहाना है। ठीक है, उसके बाद आप जब तौलिए से पोंछेंगे अपने शरीर को, तो आपको बहुत रगड़ के नहीं पोंछना। जब आप रगड़ के पोंछेंगे, जो हमारी स्किन के जो ऑयल रहता है, जो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, वो भी साथ में चला जाता है।
तीसरी चीज, विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर ही नहाने के आपको कायदे से अपनी स्किन को एक हैवी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। अच्छा, छोटे मोटे नहीं, ठीक है। वो हमारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड रहते हैं सारे मॉइस्चराइजर्स जो हम सोरियासिस के पेशेंट्स को देते हैं। और जिन लोगों में निशान आ चुके हैं सोरियासिस के, जिन लोगों में ज़्यादा है, थोड़े मॉडरेट या सीवियर वैरायटी के हैं, तो उनमें सिर्फ मॉइस्चराइजर ही अकेला ही काम नहीं करेगा। उनमें हमें आगे की ट्रीटमेंट भी देने पड़ते हैं, जिनमें बाकी स्टेरॉइड्स और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब तक वो अपनी स्किन को मॉइस्ट रखेंगे, उनको या तो सोरियासिस ज़्यादा नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो बहुत माइल्ड वैरायटी का आएगा। चलिए, डॉक्टर नरेंद्र, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके फैलने को लेकर, तो तमाम तरह की भ्रामक स्थितियाँ इस समाज में बनी हुई हैं, और ऐसी स्थितियाँ होती हैं आमतौर पर कि अगर किसी को सोराइसिस से संबंधित कोई शिकायत है तो लोग उसको छूना पसंद नहीं करेंगे, उससे दूरी बनाए रखेंगे। तो क्या ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, वो संक्रामक है कि अगर छूने से क्या ये बीमारी फैल सकती है? जी बिल्कुल नहीं, ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलती है और किसी के कांटेक्ट में आने से भी नहीं फैलती है। जो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज है, जिसमें क्रोनिक जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिका सेल्स पर हमला करता है, तो स्वस्थ कोशिकाएं सेल्स हमारी जब डैमेज होने लगती हैं तो उनका सेल डिवीजन बढ़ जाता है, जैसा कि अभी डॉक्टर मैडम ने बताया था, तो 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये छूने से नहीं फैलता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। तो क्या ये कोई छूने से फैलने वाली बीमारी इस नहीं। तरह के जो मरीज हैं उनको इस तरह की सावधानियां रखना है कि अगर वो किसी कपड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉवल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी जो टॉवल है उसको कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे, या उनके जो पहनने के कपड़े हैं कोई उसे ना पहने। क्या इस तरह की कुछ सावधानियां जरूरी हैं इसमें? देखिए, ये तो कॉमन सावधानी है, ये तो रखना ही चाहिए। यदि कोई भी डिसऑर्डर है, ये एक स्किन डिसऑर्डर है जिसको स्किन इन्फेक्शन कह सकते हैं, तो ये सावधानियां तो हमको हमारी रोज की दिनचर्या में रखना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को यदि कोई भी स्किन इन्फेक्शन है या सोरियासिस है, तो एक दूसरे के कपड़े ना पहने, टॉवल यूज ना करें, और कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उनकी जो यूज कर रहे हैं जैसे साबुन है, ये यूज ना करें। तो क्या कुछ आपके पास जिस तरह से अगर सोराइसिस से संबंधित जो मरीज आते हैं किस तरह से उनको आप जानकारी देते हैं, क्या कुछ उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? वैसे ये तो इसका तो इलाज नहीं है, लेकिन इसको फैलने से रोका जा सकता है। जैसे कि अभी मैडम ने बताया था, स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको पेशेंट को ओरली और टॉपिकली हम यूज कराते हैं। विटामिन डेरिवेटिव्स हैं, वो भी पेशेंट्स को हम यूज कराते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि पेशेंट को सोरियासिस है तो उसको खुजली भी है, जलन भी है, दर्द भी है और सूजन भी है। हम ये देखेंगे कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। यदि उसको जलन खुजली है तो हम उसको क्या दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। और उसको ड्राइनेस है तो अभी डॉक्टर मैडम ने बताया था कि अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मॉइस्चराइजर यूज करना है। दर्द है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ऐड करना पड़ता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स कुछ ड्रग्स आती हैं, उनको भी हम सोरियासिस के क्लाइंट्स में, पेशेंट्स में यूज करते हैं। और कुछ विटामिन रहते हैं, विटामिन डेरिवेटिव्स रहते हैं, वो भी सोरियासिस की कंडीशन में हम यूज करते हैं। चलिए, डॉक्टर प्रेरणा, अगर जिस तरह से हम स्किन को लेकर बात कर रहे हैं और धूप का और स्किन का एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, कहते हैं कि 11 बजे से पहले की धूप लेनी चाहिए, विटामिन डी उससे मिलता है। तो क्या इस तरह की जो और कुछ जो बीमारियां हैं उसमें ये भी कहा जाता है कि आप धूप में ना बैठें। तो अगर सोराइसिस से संबंधित कोई व्यक्ति है तो क्या वो धूप ले सकता है, या धूप से ये बीमारी और फैलेगी? देखिए, सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें धूप का बहुत बड़ा रोल है, और एक अच्छे फॉर्म में रोल है। धूप सोरियासिस वाले मरीजों के लिए बहुत लाभदायक रहती है। हम नॉर्मली सोरियासिस वाले पेशेंट्स को जो ये 11 बजे से 1 बजे तक की जो धूप है, कायदे से इनको सारे अपने निशान जहाँ जहाँ स्किन पे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट धूप लगानी चाहिए। धूप में जो अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं, यूवीए और यूवीपी, वो जो हमारे डेड स्केल्स बन रहे हैं उनको जल्दी जल्दी झाड़वाती है, उनको जल्दी जल्दी लॉस करवाती है, ताकि जो पपड़ी ऊपर बार बार बन रही है, डेड स्केल्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो वहां ना दिखे। दूसरी चीज है, जिन लोगों को ज्यादा होता है सोरियासिस, मशीन्स भी आती है, फोटोथेरेपी कहते हैं। उसमें हम आर्टिफिशियली
ट्यूबलाइट्स और इन सब से जिनमें अल्ट्रावायलेट रे और ए और बी रहती हैं, जो सन से निकलता है, सूरज से निकलता है, उसमें भी लोगों को थेरेपी देते हैं, फोटोथेरेपी। तो कायदे से अगर बोला जाए तो सनलाइट या धूप इस बीमारी के लिए बहुत लाभदायक है। चलिए, तो ये एक बड़ी दूसरी चीज, महत्वपूर्ण एक और जानकारी चीज है बताना तमाम। चाहूंगी। जी मैम, आप कुछ हेलो, कहना चाह रही थी? हाँ, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। विटामिन डी जो हमको सूरज की किरणों से मिलता है, वो भी इस बीमारी के लिए बहुत लाभदायक है। तो जो डायरेक्टली विटामिन डी हमको मिलता है, जो कहीं और से हमें नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस, वो भी हमको सोरियासिस में हेल्प करता है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल गई कि अगर इस तरह की समस्या है तो धूप लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस तरह की बीमारी है तो आप किसी भी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं आप उनके पास जाइए, दिखाइए उनको। जिस तरह से वो दवा देते हैं और पूरा तरीका बताएंगे किस तरह से दवाओं को लेना है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि धूप में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, और साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि साबुन को लेकर, साबुन में तमाम केमिकल्स रहते हैं जो कि आपकी ये जो समस्या है उसको और बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमें बचना है। तो काफ़ी बचाव की जानकारी आपको मिल रही है, सुरक्षा करने की आपको जानकारी मिल रही है, और अब हम जानते हैं कि खान-पान को लेकर किस तरह से इसमें ख्याल रखा जाए, और क्या कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो पोषक तत्व हैं जो व्यक्ति को अपने डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, अपने खाने में उसको शामिल करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रेरणा, अगर खान-पान को लेकर बात करें तो क्या कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी होगी, और कौन सी वो चीज़ें होंगी जिन्हें हमें अपने भोजन में शामिल करना होगा? जी, जो पहली मैं बताऊंगी जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कायदे से हमें धूम्रपान और अल्कोहल जो लोग करते हैं, वो बिल्कुल 100% अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरी चीज, जो एनिमल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे मीट रहता है या जो डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो हैवी जिनमें फैट और सब रहता है, वो सब चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। और जिन चीज़ों को मैं बोलूँगी कि हमें खाना चाहिए, वो हमें अपनी सादा भोजन जो रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं जो कायदे से हमको नट्स में मिलते हैं। ये जैसे कि हमारे अखरोट होते हैं उनमें मिलते हैं, अलसी के बीज होते हैं उनमें मिलते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सोयाबीन्स और इन सब में मिलते हैं, वो सब हमारी स्किन के लिए हमेशा सोरियासिस में लाभदायक रहेंगे। चलिए, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, और जिस तरह से सोरायसिस से जो संबंधित या पीड़ित जो मरीज हैं उनके लिए लाभदायक हो सकती है। डॉक्टर नरेंद्र, तमाम बार ऐसा देखा जाता है, और कुछ लोगों ने ये कहा भी है कि जैसे अभी मैम ने कुछ चीज़ें बताई, बाकुची को लेकर कहा जाता है कि अगर इस स्किन से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या है तो बाकुची के तेल का आप इस्तेमाल कीजिए, और उसको जहाँ पर भी स्किन से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो आप उस पर लगाइए, और लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। तो क्या ये प्रयोग करना सही है या इससे बचना चाहिए? देखिए कि केमिकली बाकुची यदि देखा जाए तो केमिकली यदि देखें तो बाकुची में सोरेलेंस होते हैं और आइसोसोरेलेंस होते हैं, है ना। तो मैडम ने अभी बताया कि बहुत सारी थेरेपी होती है, जैसे फोटोथेरेपी है, फोटोसेंसिटाइजेशन थेरेपी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने बाकुची और इन चीजों का ट्रीटमेंट लिया तो कि सोरियासिस को हम खत्म कर देंगे। बस क्योर कर सकते हैं। मैं आपसे ये 100% ये नहीं कह सकता कि बाकुची या इस तरह की कोई भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन यूज करने से सोरियासिस खत्म हो जाएगा। मैं स्पेशली ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ जो मेडिकेशंस हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम आयुर्वेदिक प्रिपरेशन तो यूज करते नहीं है। स्पेशली हम अभी यूज कर रहे हैं स्टेरॉइड्स है, विटामिन डेरिवेटिव्स हैं और सारी ऑटोइम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स हैं, इससे जरूर हम रोक सकते हैं। बाकुची के लिए मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता कि इससे सोरियासिस खत्म हो जाएगा या रुक जाएगा। तो इससे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, नुकसान? नहीं, इससे बिल्कुल नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, फायदा ही मिलेगा। लेकिन मैं ये एविडेंस ये नहीं बोल सकता कि इससे पेशेंट का सोरियासिस सही हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से थेरेपी को लेकर अगर हम बात करें तो कितने तरह की थेरेपी इसमें की जा सकती है? क्या जिस तरह से अभी मैम ने बताया कि जो फोटोथेरेपी है, क्या उसके जरिए, या इसके अलावा कुछ और लेजर ट्रीटमेंट ऐसा होता हो जो अगर इस तरह के कोई मरीज हो तो वो उससे जल्दी राहत पा सके? फोटोसेंसिटाइजेशन थेरेपी जो है ट्रीटमेंट, जो स्पेशली मेडिकेशन प्रोसीजर करते हैं, फोटोडायनेमिक थेरेपी भी जिसको बोलते हैं,
इसमें फोटो सेंसेशन एजेंट जो हम यूज करते हैं, लाइट थेरेपी, जिसमें जिस सेल्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, इसके अलावा तो मेडिकेशन ही है और कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है फोटो सेंसिटाइजेशन के अलावा। बात कही जाती है इसमें कि कुछ ऐसे बाजारों में दवाएं मिलती हैं जो लोग जाते हैं मेडिकल पर जाकर दिखाते हैं, और मेडिकल वाले अगर कोई भी दवाई देते हैं लोग उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि डॉक्टर को फीस ना देनी पड़े। तो उस तरह के जो वो ट्यूब या कुछ दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो कितने लाभकारी हैं और उनसे नुकसान कितना कुछ हो सकता है? देखिए, माइल्ड कॉर्टिको वो कंडीशन देख के ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह का डिसऑर्डर है या किस तरह का सोरियासिस है। सीवियर कंडीशंस में अलग ड्रग यूज की जाती हैं, माइल्ड कंडीशन में अलग ड्रग यूज की जाती हैं। यदि माइल्ड कंडीशन है तो माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह यूज किए जाते हैं। तो मेडिकल जो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा पेशेंट को अपने या केमिस्ट के हिसाब से कोई भी ड्रग को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे कॉस्मेटिक आइटम के रिएक्शन के कारण या उसके दुष्प्रभाव के कारण भी सोरियासिस या इस तरह की कंडीशन बन जाती है। बिल्कुल, और ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि कई बार हम ये बातें दर्शकों को बताते हैं कि इस तरह से आप सीधे जाकर के मेडिकल से या केमिस्ट स्टोर से आप इस तरह की दवाई ना लें। आपको डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो उसकी स्थिति को समझेंगे और वो जो दवा देंगे वो पूरी तरह से असर करेगी। आप कौन सी दवा लेकर आ रहे हो, किस तरह से लेकर आ रहे हो और वो कितना रिएक्शन कर सकती है, उससे आप अपनी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो हम बार बार यही कहते हैं और एक बार फिर यही कहेंगे कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, जाकर के उन्हें दिखाएं और वो जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसको आप फॉलो अप करें, तो उससे आपको बेहतर और आराम मिल सकता है और जल्द आराम मिल सकता है। डॉक्टर प्रेरणा, अगर इस तरह के जो मरीज हैं अगर उनकी परसेंटेज देखा जाए तो कितने प्रतिशत इस तरह की समस्याएं आमतौर पर लोगों को होती हैं, और क्या रहन सहन और जो आजकल का जीवन आदमी का बन चुका है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है और सुबह से लेकर शाम तक भागदौड़ भरी जिंदगी बनी रहती है, तो क्या इस तरह की जो जीवन शैली है उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है और इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? जी, बिल्कुल हो सकती हैं। अगर ये फैमिलियल में है तो 33% के चांसेस रहते हैं आपको आने में। ठीक है। दूसरी चीज जो आजकल की जीवन शैली है जिसमें लाइफस्टाइल बहुत खराब है, लोग बहुत टेंशन लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, नींद नहीं अच्छे से लेते हैं, खान पान खराब है, बाहर का खाना खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सब चीजों का बहुत सेवन करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें, सारी ही चीजें इसको एग्रेवेट करेंगी। अगर आपका सोरियासिस नॉर्मली नहीं आना होगा आपके स्किन में, आप पर इन जीवन शैली जो खराब चीजें हैं इन सब के कारण वो आएगा और वो थोड़े बड़े वैरायटी में भी आ सकता है, मॉडरेट या सिवियर वैरायटी में भी आ सकता है। मैम, एक बात और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, ये एक सवाल भी आया था कि क्या कपड़ों का भी हमें सही से चयन करना होगा, क्योंकि जिस तरह से कॉटन के कपड़े रहते हैं, पॉलिस्टर के रहते हैं और तमाम तरह के आजकल फैब्रिक्स आ रहे हैं, तो किस तरह के कपड़े हमें हमारे स्किन के लिए सूटेबल होने चाहिए और क्या टाइट कपड़े या लूज कपड़े, क्योंकि तमाम समस्याएं इस तरह के कपड़े पहनने से भी स्किन में आ जाती हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कायदे से जो पहला स्किन का कपड़ा जो आप पहनेंगे वो प्योर कॉटन होना चाहिए। आपकी स्किन में डायरेक्ट कांटेक्ट कोई भी सिंथेटिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज होती है, आप जितने खुले कपड़े पहनेंगे, जितने हवादार कपड़े पहनेंगे उतना बेहतर रहेगा। जितने टाइट कपड़े पहनेंगे उतने आपकी स्किन की डिजीजेस होती रहेंगी। तो चलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी और जिनका भी ये सवाल था मुझे उम्मीद है कि उनको भी उनका जवाब मिल गया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने इतना कीमती वक्त हमें दिया और तमाम बातें और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें बताई। तो दोस्तों, सोरायसिस एक लाइलाज रोग है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आप इसको रोक सकते हैं। आप अगर विशिष्ट चिकित्सकों के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। हम इस बीमारी को और बढ़ने से रोक सकते हैं। इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।